लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल नंबर 10। सर बाकी के प्रिंसिपल्स कब कराओगे? 1 to 9 हो गए बाबू। हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से हम लोगों ने 9 प्रिंसिपल्स तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग करेंगे 10th प्रिंसिपल से आगे की बातें। ठीक है सर, शुरू करिए। चलो, इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अभी बताया था ना मैंने। प्रिंसिपल सर ये जाना पहचाना सा लग रहा है। याद है सर, हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर मतलब यूनिटी ऑफ कमांड वाला। नहीं बाबू, इस ऑर्डर का मतलब कमांड देना या ऑर्डर देना नहीं है। इस ऑर्डर का मतलब है बेसिकली कि अच्छे से सही जगह पे सही चीजों को रखना। अगर मैं इस प्रिंसिपल का प्रॉपर डेफिनेशन आपको दूं, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए सर? सर नहीं समझे? थोड़ा सा अच्छा समझा दो ना सर। चलो मैं समझाता हूँ। लेट से आपके एरिया में एक बैंक है। रुको, मुझे राइटिंग वाला खोलने दो एक सेकंड। स्केलर चिन्ह मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, और यहाँ समझाता हूँ। लेट से आपके एरिया में ना एक बैंक है। ठीक है, ये रहा कुछ इस प्रकार से एक बैंक का स्ट्रक्चर है आपके एरिया में। ठीक, यहाँ से एंट्रेंस होती है। आप यहाँ से बैंक के अंदर आते हो, फिर देखते हो कि यहाँ पर एक चेकबुक अपडेट करने वाली मैडम बैठती है। यहाँ पर आप देखते हो कि चेकबुक कह रहा हूँ, सॉरी, पासबुक अपडेट करने वाली मैडम यहाँ पे बैठती है। और आप यहाँ पर देखते हो कि क्या बोल सकते हो, और हाँ सर, इंफॉर्मेशन के लिए जो एक बंदे बैठे होते हैं वहां पर, मतलब जो आपको जानकारी वगैरह देते हैं, आपको यहाँ से वो सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर आप देखते हो इस काउंटर के एकदम एंड में कैशियर बैठा होता है। कैशियर दो तरीके के होते हैं, जहां पर आप पैसा जमा करते हो, जहां से आप पैसा निकालते हो। अगर आप बचपन से अपने मम्मी पापा के पास, अपने मम्मी पापा के साथ बैंक में जाते होगे, तो देखना आज भी ये सारा यहीं पे होगा। गिवन कि रेनोवेशन ना हो गया हो, पूरा रिस्ट्रक्चर ना हो गया हो बैंक। अगर बैंक रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो आज भी, अगर 10 साल पहले कैशियर यहाँ बैठते थे, तो आज भी कैशियर इधर ही बैठ रहे हैं। 10 साल पहले इंफॉर्मेशन वाले यहाँ थे, तो आज भी यही है। 10 साल पहले अगर आपका यहाँ पर था चेकबुक अपडेट करने वाले या पासबुक अपडेट करने वाले, तो आज भी यहीं पर ही है। उसी को कहा जाता है कि फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम एक फिक्स प्लेस रखेंगे सभी चीजों के लिए और सभी के सभी लोगों के लिए जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। समझ गए सर? वेरी इजी सर, वेरी इजी। चलिए इस चीज को देखते हैं फटाफट। इसका फायदा क्या होगा सर? अगर हर चीज अपनी जगह पे है तो आपका टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, प्लस स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशन रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सर टाइम का वेस्टेज कैसे नहीं होगा सर? लेट से आपको जो है, लेट से आपको जो है क्या करने का है, आपको लेट से प्रिंसिपल सर से मिलने का। अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर होंगे आपके, तो आपको उन प्रिंसिपल सर से मिलना है। अगर प्रिंसिपल सर की लोकेशन फिक्स्ड है कि उनका केबिन कहाँ है, उनका जो ऑफिस है, उनका जो चैम्बर है, या जो भी केबिन ही बोल लो, वो कहाँ है, तो आप इमीडिएटली प्रिंसिपल सर को अप्रोच कर सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल सर कहाँ बैठे हुए हैं, आप तो पूरा स्कूल घूमते रह जाओगे, तो वहां पे समय वेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। सर बुक का कोई एग्जाम्पल बताइए ना। आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है विच इज रिलेटेड टू टूल्स। जैसे कि लेट से आपके यहाँ की कोई मशीन खराब हो गई आपके फैक्ट्री की, आपने वर्कर को बुलाया और आपने वर्कर को बोला भाई तू आजा, टूल्स मत लाइएगा आप, हमारे पास पहले से टूल्स अवेलेबल है, मतलब नट बोल्ट एंड एवरीथिंग। तो वो टूल्स लेके नहीं आया। अब वो वर्कर आपके यहाँ आ गया और उसने पूछा चलो भाई मुझे टूल्स दो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। आपने उससे बोला खोज लो भाई, इधर ही किधर होगा बट खोज लो। तो पहला एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर वाला कहाँ लगेगा? मेन पे। और फैक्ट्री में जो वर्कर आया उसका एग्जाम्पल कहाँ लगेगा सर? मटेरियल पे। कि हर चीज का एक फिक्स्ड लोकेशन रखो। अगर आपने लोकेशन अलग अलग रख दी, अलग अलग जगह पे चीजें चल गई, तो फिर तो वो दिक्कत कर जाएगी ना। इंसान का आधा शरीर थक जाएगा चीजें खोजने में ही। समझ गए सर? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर अगर इसका वायलेशन किया जाएगा? तो अभी अभी मैंने बोला, इंसान का जो समय है और जो एनर्जी है, आधा से ज्यादा तो वो खोजने में ही खर्च कर देगा कि यार करना क्या है, कहाँ जाना है। और वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा सही इंसान से सही समय के अंदर। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है सर? कीवर्ड्स का मतलब होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जब आप कोई केस स्टडी बनाने बैठोगे, केस स्टडी सॉल्व करने बैठोगे, तो वहां पर आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे।
ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, ये सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप पकड़ सकते हो, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई इसका मतलब ये हम लोगों को किसकी जगह पे लेके जाना चाह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पे लेके जाना चाह रहा है। डन सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत ईजी है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? सर इक्विटी का मतलब हम लोग को पता है सर, हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे और क्लास 11 में भी पढ़े थे। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होता है सर। अरे वो तो ठीक है, इक्विटी शेयर होता है, बट यहाँ पर इक्विटी का मतलब अलग है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। मतलब आपका सेक्स क्या है, लाइक आपका जेंडर क्या है, उस बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेट से आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। आपका रिलीजन क्या, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो हम लोग आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन प्रोवाइड करेंगे, आपको आपका लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जहां पर आपको बैठना चाहिए, जिस भी पोस्ट पे, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, नॉट अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव और नेशनलिटी। समझ गया, आ गया सर। जैसे अभी आप देखो सुंदर पिचाई सर जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं सीईओ हैं गूगल के। बताओ और इससे बेटर एग्जांपल आपको क्या चाहिए? नहीं सर, समझ गए सर, आप जो समझाना चाहते समझ गए। यानी नेशनलिटी नहीं देखना है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताने की कोशिश करता है, हेनरी फेल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नेशनलिटी, जेंडर, रिलीजन ये सब मत देखो, कास्ट वगैरह मत देखो। अगर उसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है तो आप उसको प्रमोट करो, आप उसको उसकी लोकेशन दो, आप उसको उसका पोस्ट प्रोवाइड करो। समझ गए सर, मक्खन था सर, मक्खन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। एम्प्लॉय को पता है कि यहाँ पर कोई बायस डिसीजन नहीं होगा किसी भी तरीके से, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जिसने मेहनत करी होगी वो उसको पास किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा उस पर्टिकुलर लेवल से। यहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं और उनका मोरल बूस्ट हो जाता है। मक्खन सर, मक्खन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके वायलेशन के, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर पहला, डिससेटिस्फैक्शन आएगा एम्प्लॉयज के अंदर, मतलब एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे। एम्प्लॉयज को पता है यार, लेट्स से एक लड़की एम्प्लॉय है, वो खूब मेहनत कर रही है, फिर भी लड़का को प्रमोट किया गया, तो लड़की क्या बोलेगी? भाई काम करो चाहे नहीं करो, प्रमोशन तो लड़का को ही मिलता है, जाने दो मैं नहीं काम कर रही। डिससेटिस्फैक्शन आएगा, टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी कंपनी जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, जो कम जगह पे नहीं ठहर सकते हैं, जिनको उड़ने का ही शौक होता है, तो वो आपके यहाँ पे नहीं ठहरेंगे। अनहेल्दी रिलेशन रहेगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बायस डिसीजन लेते हो। ये कीवर्ड्स पढ़ लीजिएगा, ये आपको केस स्टडी के टाइम पे काम आएगा। सिर्फ एक बार पढ़ने का है, इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। वो सर एग्जाम में भूल गए तो अरे हो ही नहीं सकता, एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा। चलिए तीन और बच रहे हैं, 12, 13, 14। क्या लिखा हुआ है सर? ट्वेल्थ प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। सर इसका मतलब क्या होता है? बहुत इजी मतलब है, देख लो, अगर चाहो तो कहीं लिख लो, अगर तुम लोग मेरे साथ कॉपी बुक खोल के बैठे हो, नोट्स खोल के बैठे हो तो। टेन्योर का मतलब क्या होता है सर? ट्रांसफर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और पर्सनल का मतलब क्या होता है सर? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय बोल लो, जो भी बोलना बोलो, बट एम्प्लॉय वर्ड वुड बी बेटर टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। जी सर। तो यहाँ पे वर्ड बोल रहा है, ध्यान से समझो, एक लाइन में ही समझ जाओगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। ये क्या कहना चाह रहा है? ये तुमको सिर्फ इतना सा बात समझा रहा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ट्रांसफर होता है एम्प्लॉयज का, पर्सनेल का, पर्सनेल मतलब पर्सन्स का, तो उस चीज को रोको। ज्यादा ट्रांसफर होना भी गलत बात है। जैसे कि लेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आया, वो अच्छा से, देखो ऑब्वियस ही बात है, जगह अगर आप किसी नई जगह पे जाओगे तो आपको वहां पे घुलने मिलने में टाइम लगेगा ना। और जब तक आप घुल मिल नहीं लोगे उस एनवायरनमेंट से, आपका वाइब्रेशन मैच होने नहीं लगेगा, तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। जैसे कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो कैसे पहले आप शर्माते हो, फिर एक समय के बाद थोड़ा खुलते हो आप, फिर आप उससे अच्छे से बातें करते हो, फिर आप उससे आगे बढ़ते हो। एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि जब आप पहली बार किसी स्कूल में गए थे तो कैसे शर्माते थे, आप कुछ और तो नहीं सोच रहे थे। मैं स्कूल की बात कर रहा था, आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में सोचो। आप स्कूल में गए पहला दिन पहला क्लास, या कोचिंग में गए पहला दिन पहला क्लास, एक दूसरे को आप नहीं जानते, एक दूसरे को आप नहीं समझते हो, तो पहले आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद जानते हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हो। तो वही बोला जा रहा है कि इस एक एम्प्लॉय को समय दीजिए, स्टेबिलिटी लेके आइए, वो 100% देगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप उसको समय देंगे तो। आप आपको बकाएंगे, आप ट्रांसफर करेंगे तो एम्प्लॉय पे बहुत गंदा असर पड़ेगा और कंपनी का बहुत निगेटिव रोल प्ले होगा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सर?
एफिशिएंसी बढ़ता है एम्प्लॉय के लेवल पे अगर आप उसको उसका समय देते हैं तो। वेस्टेज नहीं होता है टाइम और रिसोर्सेज का। एग्जैक्टली इसको ऐसे समझो, आपके यहाँ कोई नया एम्प्लॉय आया, आपने उसको काम सिखाया, बट आप देख रहे हो वो ढंग से काम कर ही नहीं पा रहा है, और आप समय से पहले उसको निकाल दिए, तो आपका समय भी गया, आपका रिसोर्सेज भी गया, जितना आपने उस पर खर्चा किया था उसको सिखाने में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर, अगर इसको नहीं फुलफिल करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज होगा आपके रिसोर्सेज का, क्योंकि एक नया एम्प्लॉय काम सीखेगा और भाग जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो देखेगा यार नया एम्प्लॉय आता है भाग जाता है, आता है भाग जाता है, कहीं हम लोग पे ना ये तलवार गिर जाए, कहीं हम लोग को ना ये लोग निकाल दे। समझ गए सर, मक्खन सर। कीवर्ड्स क्या है, देख लीजिएगा अपने आप से, कोई कुछ खास नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कीवर्ड्स को एक बार पढ़ के छोड़ देना, उसको रटने जाओगे पागल हो जाओगे। चलिए, नंबर 13 सेकंड लास्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, इनिशिएटिव। सर इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है बाबू, कि अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। चलो, लेट से आप एक हस्बैंड है अगर आप लड़के हैं तो, और आप एक वाइफ है अगर लड़के हैं तो, लेकिन चलो छोड़ो ना, मिस्टर ए एक हस्बैंड है, ठीक है, और मिसेस बी उसकी वाइफ है, मिसेस बी उसकी क्या है, वाइफ है, ठीक है। इन दोनों का एक छोटू सा बेबी है, अभी एक 2 साल का 3 साल का। मिस्टर ए जो है वो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते बोला कि ए जी सुनती हो, एक चम्मच लेके आओ, स्पून, ठीक है। मैं ये जो छोटा बच्चा है क्या किया, गया मम्मी के पास किचन में और वो चम्मच लेके पापा को लाकर दे दिया, मिस्टर ए को लाकर दे दिया। तो इस बच्चे ने क्या किया, सेल्फ इनिशिएटिव लिया। इस बच्चे ने यहाँ पे क्या किया सर, इस बच्चे ने यहाँ पे सेल्फ इनिशिएटिव लिया। अब इस पे दो तरीके से पेरेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, तुमसे किसी ने बोला था चम्मच लाने को, तुम क्यों लेके आए, इसके पापा ऐसे बोल सकते हैं इसको। या दूसरा, अरे वाह, तुम काम में हाथ बटाते हो, तुम मम्मी की सेवा करते हो, तुम मम्मी के काम को आसान करते हो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो दोनों बात में ना बच्चे का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है या फिर बच्चे का जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगा। पहले वाला केस जहाँ पे आपने बच्चे को डांट दिया, बच्चा अगली बार से इनिशिएटिव नहीं लेगा, बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठा रहेगा, जिसको जो करना करो, और ये उसके बिहेवियर में आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें जहाँ पे आपने इसको प्रोत्साहित किया, आपने इसको कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप, ये नेक्स्ट टाइम और मदद करने की कोशिश करेगा। यानी आप इसको बचपन में ही सिखा रहे हो कि भाई सेल्फ इनिशिएटिव से बहुत फायदे होते हैं। समझ गए सर। सेम गोज विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसी को कोई काम दिया कि लो भाई ये काम करो, और आपने प्रोसेस भी बता दिया कि इसको इस तरीके से करना, बट लेट अस अज्यूम जिसको आपने ये काम करने को दिया था उसने आपके बताए हुए तरीके से नहीं किया, उसने सेल्फ तरीके से किया, मतलब उसने एक नया तरीका ही निकाल लिया काम करने का, जो कि कहीं ना कहीं एफिशिएंट था, आपके प्रोसेस से ज्यादा इफेक्टिव था। तो बताओ अब आप इसको क्या करोगे, डांटोगे, पीटोगे, या फिर ऑफिस से निकाल दोगे? नहीं सर, इसको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेंगे, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देंगे, कहीं ना कहीं इसको इसका क्रेडिट देंगे कि ये काम इसकी मदद से हो पाया इतनी जल्दी से। दिस इज व्हाट नोन एज इनिशिएटिव। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम, एंड इफ दे आर सेटअप विद द कंसल्टेशन। ठीक है सर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सर, नहीं फॉलो की तो क्या होगा, एम्प्लॉय को अपना काम बेस्ट तरीके से नहीं करने को मिलेगा, डीमोटिवेशन आ जाएगा एम्प्लॉय में कि यार हम कुछ नया भी करते हैं तो ये लोग हमको डांट पीट देता है, क्या फायदा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। कीवर्ड क्या है सर, एक बार सेल्फ गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। सर खत्म कीजिए सर, खत्म कीजिए सर प्लीज। अरे प्लीज क्या, ये सबसे इजी चीज है। ठीक है सर। एस्प्रिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स खाली एक लाइन बोलता है, मैं बता देता हूँ, रिप्लेस आई विथ वी। मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं बोलना है कि मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, नहीं, मैं बकरी की तरह नहीं करना है। आपको मैं की जगह हम का इस्तेमाल करना है। अगर आप हम नहीं बोलना चाहते हो तो आप बोलो मैं और मेरी टीम ने। सर कहना क्या चाहते हो, कहना बस इतना सा है कि आप अपने कंपनी के या फिर आप अपने सबऑर्डिनेट्स के हक का क्रेडिट उनको दो। अरे आप किसी को खाली इतना ही बोल दो ना कि आपकी मदद से मेरा ये काम हो गया, मैंने और मेरी टीम ने ये काम किया, हम सब ने मिलकर ये काम किया। टीम बहुत खुश हो जाएगी, टीम आपके लिए बहुत कुछ करेगी, फिर वो नेक्स्ट टाइम से और मोटिवेट होकर काम करेगी। बट मेहनत पूरी टीम ने की और उस टीम का लीडर बोलता है मैंने ये काम किया, मैंने, तो फिर क्या लगता है नेक्स्ट टाइम से वो टीम आपके साथ काम करना चाहेगी क्या? नहीं सर, कभी नहीं काम करना चाहेगी। तो वही तो है पॉजिटिव इफेक्ट। क्या सर, समझा दो देखो।
पॉजिटिव इफेक्ट, डेवलप टीम स्पिरिट। अगर आप मैं की जगह हम का यूज इस्तेमाल करते हो या मैं और मेरी टीम का इस्तेमाल करते हो तो वो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट वहां डेवलप होता है। प्लस वो ग्रुप गोल की अचीवमेंट की ओर बात करता है कि आपने कहीं ना कहीं एक ग्रुप गोल को लेके आगे बढ़ा है, आपने सेल्फ इनिशिएटिव नहीं ली, सॉरी सेल्फ गोल का आपने ध्यान नहीं रखा, प्लस ग्रुप के साथ आप चले। वायलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सर? पहला, टीम गोल अचीव नहीं होगा। दूसरा, कोई टीम स्पिरिट वहां पर नहीं रहेगा और सब लोग ज्यादातर स्ट्रेस रहेंगे अपने इंडिविजुअलिज पे। मतलब अगर आप मैं करते रहोगे तो आपका टीम भी मैं करते रहेगा। अब 10 लोग है तो 10 लोग में आ रहे हैं मैं। कीवर्ड्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वर्क विद टीम स्पिरिट, फॉलो प्रिंसिपल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, प्रिंसिपल चक दे इंडिया, रिप्लेस आई विथ वी। अगर ये सारा वर्ड आपको मिले तो समझ जाना केस स्टडी में किसकी बात हो रही है। स्प्रिट डे कॉप्स की, स्प्रिट डे कॉप्स की। चलिए सर, हो गया सर, 14 प्रिंसिपल्स हो गया सर। सर वीडियो बंद करें सर, वीडियो खत्म करें सर? अरे रुको जरा, सबर करो। चलो देखते हैं 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। सर आप मजाक कर रहे हैं सर? अरे पूरा नहीं लिखेंगे, टाइम तुम लोग का ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ एक चेक करते कि हम लोग से हो पाएगा कि नहीं। आइए देखते हैं, चलिए। सर पहला प्रिंसिपल का नाम क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। मैं भी बुक किताब नहीं देख रहा हूँ, आप लोग भी मतलब थोड़ा सा सेल्फ इनिशिएटिव लेना, जरूरी नहीं है कि आप लोग पूरा देखो ही, है ना? तो मेरे साथ साथ चलना, हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे, राइट? जी सर। चलिए, सबसे पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या था सर? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या था सर? डिसिप्लिन था शायद, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या था सर? चौथा और पांचवा तो एक साथ चलता था, यूनिटी ऑफ कमांड, और पांचवा क्या होता था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर सर छठा सातवां क्या था? छठा सातवां था हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। सर हम लोग भी एग्जाम में ऐसे लिख के लाएंगे क्या? बेटा कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। जब भी मैं कहूँ कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा, मतलब मार्क्स काट लिया जाएगा। ऐसे मत लेके आना, तुम लोग पूरा पूरा लेके आना। सर 6 तक हो गया सर, आगे बढ़ो, आपने फ्लो तोड़ दिया। फिर से सर, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। फिर 7th था सर, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। सर 8 और 9 तो बहुत ईजी था सर, 8 और 9 तो बहुत ईजी था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सर, 8 और 9, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। सर 10वां में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था शायद। 11वां में क्या था सर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी था। 12वां में क्या था सर? 10वां में प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी हाँ, 10वां में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी था। फिर उसके बाद आई गेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल था 12 में। फिर सर 13 में क्या था? इनिशिएटिव। और फिर सर 14 में क्या था? एस्पिरिट डे कॉप्स। बहुत इजी है ना, कुछ है ही नहीं। आप अगर अपने मन में बैठा लोगे कि आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान को याद कीजिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जो भी काम करना है प्रभु को याद करके कीजिए। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे, कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे सर? इसके बाद हम लोग FW टेलर और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही, क्लिक करके देख लो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बस जाते जाते एक चीज़ चाहूंगा, आप लाइक करके जाओ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।